नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख बुद्धिजीवियों से मुलाकात की, पंजाब के समग्र विकास से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करेंगे। दिल्ली के तीनों नगर निगम को मिलाकर एक नगर निगम बनाने संबंधी विधेयक आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। बिहार सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराने का निर्णय लिया। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया प्रदर्शनी का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान आज संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे। दुबई में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2022 में सोमेश्वर राव रामुद्री ने लंबी कूद में और मोहित ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। किदाम्बी श्रीकांत, एचएस प्रणय, पारुपल्ली कश्यप, पीवी सिंधु स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। समाचार प्रभात में विशाल शर्मा के साथ मैं लवली निगम। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए आपसे अपील है कि कृपया इन सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ को आज लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह आज शाम 4 बजे लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। इससे पहले कल योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में भाजपा विधानमंडल दल का नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आज दोपहर बाद एक नया राजनीतिक इतिहास लिखा जाएगा, जब योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और तमाम विशिष्ट जनों के साथ ही हजारों भाजपा कार्यकर्ता इस पल के गवाह बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री और स्थानीय सांसद राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। आमंत्रित लोगों की सूची में कई दिग्गज उद्योगपति, बॉलीवुड सितारे और तमाम साधु संत भी शामिल हैं। कार्यक्रम स्थल तक जाने वाले सभी रास्तों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तमाम बड़े भाजपा नेताओं के कटआउट लगे हुए हैं। प्रदेश भर के विभिन्न जिलों से भाजपा कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजधानी पहुंच चुके हैं। प्रशासन ने लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए तमाम जरूरी इंतजाम किए हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी सभी पंचायत भवनों पर किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर देश के प्रमुख सिख बुद्धिजीवियों के एक प्रतिनिधिमंडल से भेंट की। बैठक में प्रधानमंत्री ने विभिन्न विषयों पर खुलकर बात की। पंजाब के समग्र विकास के अतिरिक्त किसान कल्याण, युवा सशक्तिकरण, मादक पदार्थ मुक्त समाज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कौशल विकास, रोजगार और प्रौद्योगिकी पर विशेष रूप से चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने आमंत्रण के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि एक औपचारिकता रहित माहौल में बातचीत की उन्होंने कल्पना नहीं की थी। सिख समुदाय के कल्याण के लिए लगातार उठाए जा रहे विभिन्न कदमों के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री की सराहना की। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 5वां संस्करण इस साल 1 अप्रैल को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद्यार्थियों से वार्तालाप करते हुए परीक्षा संबंधी तनाव कम करने के बारे में अपने विचार साझा करेंगे। परीक्षा से जुड़े तनाव कम करने के लिए जीवन को उत्सव भावना से लेते हुए देश विदेश से छात्र, अभिभावक और अध्यापक परीक्षा पे चर्चा में प्रधानमंत्री से वार्तालाप करते हैं। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 आज लोकसभा में पेश होने के लिए सूचीबद्ध है। गृह मंत्री अमित शाह ये विधेयक पेश करेंगे।
विधेयक में दिल्ली के तीनों नगर निगमों को मिलाकर एक नगर निगम बनाने का प्रस्ताव है। लोकसभा में आज वित्त विधेयक 2022 और गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर भी विचार होगा। राज्यसभा में भी आज गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा होगी। बिहार सरकार ने राज्य में सभी राशन कार्ड धारकों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराने का फैसला किया है। ये कार्यक्रम इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि इस कार्यक्रम से राज्य के करीब 85 लाख परिवारों को फायदा होगा। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज सुबह हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया कार्यक्रम के 5वें संस्करण का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन समारोह के तहत कल प्रदर्शनी और सम्मेलन आयोजित किए गए थे। 125 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू प्रदर्शनी लगाने वाले 10 से ज्यादा आतिथ्य गृह, 15 देशों के अधिकारी और 30 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है कि राज्य सरकार श्रीलंका से आए नए शरणार्थियों से निपटने के बारे में केंद्र सरकार के संपर्क में है। कल राज्य विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि राज्य के अधिकारियों को इस मामले में केंद्र से सलाह लेने का निर्देश दिया गया है। श्री स्टालिन की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब श्रीलंका के तमिल भाषी 16 लोग मंगलवार को 2 जत्थों में वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना रामेश्वरम के पास पामबन पहुंचे। 16 संदिग्ध लोगों की मौजूदगी इस खबर के साथ एक संयोग ही है कि पड़ोसी द्वीप राष्ट्र वर्तमान में आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है। वे मंगलवार को 2 समूह में आए। 6 लोगों के पहले जत्थे को भारतीय तटरक्षक बल ने मध्य सागर से बचाया। वे एक छोटे से द्वीप में संदिग्ध स्थिति में पाए गए थे। बाद में उन्हें चेन्नई के निकट पूझल की सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। शेष 10 लोगों को रामनाथपुरम के मंडपम शरणार्थी शिविर में रखा गया। राज्य पुनर्वास आयुक्त जसिंथा लजारस ने कल पत्रकारों को शिविर का निरीक्षण करने के बाद बताया कि स्थिति स्पष्ट होने तक सभी 16 लोग शिविर में रखे जाएंगे। चेन्नई से जय सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दो टी-शर्ट, 3 कुर्ती, 1 जीन्स। लिमिट में गुड्डी। आज मेरा बर्थडे है, शॉपिंग होगी अनलिमिटेड। अच्छा बाबा। जब मामा मेहरबान तो भांजी क्यों हो परेशान। जी आपके हुए 12,000। ये लीजिए कार्ड। पर कार्ड लिमिट तो 10,000 ही दिखा रहा है। कुछ कपड़े वापस रख लो। रुको, ये हो गया। लो, बढ़ गई कार्ड लिमिट। तुम्ही से सीखा है। कार्ड में लिमिट सेट तो बड़े नुकसान की चिंता लिमिटेड। और खर्चे भी लिमिटेड। अब फिर भी कोई नुकसान हुआ तो बैंक में मोबाइल नंबर दर्ज करके रखो, तुरंत अलर्ट मिलेगा। समय से बैंक को बताया तो नो नुकसान। अगर बैंक नहीं माना तो आरबीआई के ओम्बड्समैन से शिकायत कर सकते हैं। वाह मामा, खूब समझे आप डिजिटल बैंकिंग का पार्ट। चलो लिफ्ट आ गई। लो, इधर भी लिमिट। आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ। हर मत का महत्व बताओ, आओ अपना हुनर दिखाओ। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता में भाग लें। लॉग ऑन करें voterawarenesscontest.in पर और प्रतियोगिता की विभिन्न श्रेणियों क्विज, गायन, स्लोगन, पोस्टर और वीडियो मेकिंग में दिखाएं अपनी रचनात्मकता। प्रतिभागी अपनी प्रविष्टियां 31 मार्च से पहले voter-contest@eci.gov.in पर भेजें और जीते ढेर सारे इनाम। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यदि आप खाद्य व्यवसायी हैं तो आपके पास FSSAI का लाइसेंस होना चाहिए या आप इसके साथ पंजीकृत होने चाहिए। लाइसेंस और पंजीकरण के लिए फॉस्कॉस पोर्टल foscos.gov.in पर विजिट करें या FSSAI हेल्पलाइन नंबर 1800-112100 पर कॉल करें। चीन के विदेश मंत्री वांग यी कल शाम भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे। 2 साल पहले लद्दाख में गतिरोध के बाद से चीन की ओर से भारत की पहली उच्च स्तरीय यात्रा है।
चीन के विदेश मंत्री आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से मुलाकात कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूक्रेन में मानवीय संकट के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है तथा तत्काल संघर्ष विराम का अनुरोध किया है। 140 देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में और 5 देशों ने इसके विरोध में मतदान किया। 38 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। भारत ने प्रस्ताव पर मतदान में ये कहते हुए हिस्सा नहीं लिया कि संघर्ष खत्म करने और तत्काल मानवीय सहायता उपलब्ध कराने पर ध्यान देना अधिक आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि प्रस्ताव के मसौदे में इन चुनौतियों से निपटने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। यूक्रेन की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए भारत ने कहा कि इस संघर्ष में नागरिकों की जानें गई हैं और करीब 1 करोड़ लोग विस्थापित हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने यूक्रेन और पड़ोसी देशों में मानवीय सहायता के लिए 90 टन से अधिक वस्तुओं की आपूर्ति की है। श्री तिरुमूर्ति ने कहा कि मानवीय गतिविधियां सदैव मानवीय सहायता के सिद्धांतों के आधार पर होनी चाहिए और इन उपायों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नेटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने चीन से आग्रह किया है कि वो रूस को आर्थिक और सैन्य रूप से मदद न करे। यूक्रेन में रूस के जैविक हथियारों के इस्तेमाल की धमकी के बाद नेटो ने रासायनिक, जैविक और परमाणु रक्षा को सक्रिय कर दिया है। नेटो शिखर सम्मेलन में श्री स्टोल्टेनबर्ग ने यूक्रेन में रूस द्वारा जैविक हथियारों के उपयोग की आशंका पर अपनी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में आज प्रधानमंत्री इमरान खान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होगा। विपक्ष का आरोप है कि पाकिस्तान में आर्थिक संकट और बढ़ती महंगाई के लिए इमरान खान जिम्मेदार हैं। विपक्षी दलों ने 8 मार्च को सचिवालय में उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रखा था। सत्तारूढ़ तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव को विफल करने का विश्वास जताया है, जबकि विपक्ष इमरान खान को सत्ता से बेदखल करने को लेकर आश्वस्त है। इस अविश्वास प्रस्ताव को विफल करने के लिए 342 सदस्यों वाली नेशनल असेंबली में इमरान खान सरकार को कम से कम 172 सदस्यों का समर्थन चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुई हिंसक घटनाओं का संज्ञान लिया है। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले में दर्ज प्राथमिकी की स्थिति और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इन हिंसक घटनाओं में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता और 8 अन्य लोगों की मृत्यु हुई थी। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख बुद्धिजीवियों से मुलाकात की, पंजाब के समग्र विकास से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करेंगे। दिल्ली के तीनों नगर निगम को मिलाकर एक नगर निगम बनाने संबंधी विधेयक आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। बिहार सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराने का निर्णय लिया। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया प्रदर्शनी का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान आज संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे। दुबई में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2022 में सोमेश्वर रामुद्री ने लंबी कूद में और मोहित ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। किदाम्बी श्रीकांत, एचएस प्रणॉय, पारुपल्ली कश्यप, पीवी सिंधु स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी।
देश में अब तक 182 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 26 लाख से अधिक टीके लगाए गए। 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में अब तक 88 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। स्वास्थ्य और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता सहित कुछ विशेष वर्ग के लाभार्थियों को 2 करोड़ 22 लाख से अधिक एहतियाती डोज दी गई हैं। केरल में कल 558 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई और 773 मरीज संक्रमण मुक्त हुए। संक्रमण दर घटकर 2.63% हो गई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय 21 मार्च से 4 अप्रैल तक चौथा पोषण पखवाड़ा मना रहा है। इस दौरान 2 प्रमुख क्षेत्रों स्वस्थ बच्चे की पहचान और स्वास्थ्य उत्सव तथा स्वस्थ भारत के लिए आधुनिक और पारंपरिक प्रथाओं का एकीकरण पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2018 को इस अभियान का शुभारंभ किया था। पोषण अभियान अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर समग्र रूप से पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करने का प्रयास करता है। भारतीय चित्र साधना का चित्र भारती फिल्म महोत्सव का चौथा संस्करण आज भोपाल में शुरू होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल चित्र भारती फिल्म महोत्सव की फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कहा कि राज्य में फिल्म निर्माण के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। एक रिपोर्ट। चित्र प्रदर्शनी की थीम कल, आज और कल है। मुख्यमंत्री ने गणेश शंकर विद्यार्थी सभागार का लोकार्पण भी किया। श्री चौहान ने समाज को सही दिशा दिखाने और भारतीय संस्कृति को सुदृढ़ करने वाली फिल्में बनाने पर जोर दिया। आज फिल्मोत्सव के आयोजन का मैं स्वागत करता हूँ। फिल्में बहुत सशक्त माध्यम है, समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। भारतीय चिंतन, भारतीय सोच, भारतीय विचार, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराएं, भारतीय जीवन मूल्य अद्भुत है। इस समारोह के लिए देश के 22 राज्यों से 15 भाषाओं में 712 फिल्में प्राप्त हुई थीं। इनमें से चुनी हुई 120 फिल्मों को लघु फिल्म, कैंपस फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और एनिमेशन फिल्मों की श्रेणियों में प्रदर्शित किया जाएगा। फिल्म फेस्टिवल के समापन समारोह में 27 मार्च को केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी शामिल होंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। केरल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFK का 26वां संस्करण आज तिरुवनंतपुरम में संपन्न होगा। वित्त मंत्री KN बालगोपाल समापन समारोह में हिस्सा लेंगे, जबकि संस्कृति मंत्री साजी चेरियन IFFK पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा करेंगे। जाने माने अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और लेखक T पद्मनाभन कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि होंगे। समारोह में गोल्डन क्रो पीजेंट पुरस्कार जीतने वाली फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा। 8 दिन तक चले इस महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न श्रेणियों की 173 फिल्में दिखाई गईं। लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता आज से नई दिल्ली में लाल किला में शुरू होगा। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी 10 दिन के इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगी। ये महोत्सव प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा। महोत्सव में मातृभूमि, प्रोजेक्शन मैपिंग शो, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, खेल मंच, खाओ गली और रंगमंच पर नाटकों सहित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन होगा। और अब खेल खबरों के साथ है निखिल कुमार। खेल खबरों में बात सबसे पहले बैडमिंटन की। पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, एचएस प्रणॉय और पारुपल्ली कश्यप ने स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। महिला सिंगल्स में अंतिम 4 के लिए आज सिंधु का मुकाबला कनाडा की मिशेल ली के साथ होगा, जबकि पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में किदाम्बी श्रीकांत का सामना डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसन से होगा। वहीं एचएस प्रणॉय और पारुपल्ली कश्यप आमने सामने होंगे। उधर दुबई में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2022 की व्यक्तिगत स्पर्धाओं में कल सोमेश्वर राव रामुद्री ने लंबी कूद में और मोहित ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय दल ने कल 6 पदक हासिल किए और 2 एशियाई रिकॉर्ड बनाए। सोमेश्वर राव रामुद्री ने पुरुषों के लंबी कूद स्पर्धा के फाइनल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए T64 का स्वर्ण पदक हासिल किया। मोहित ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में अपने पहले ही थ्रो में 54.71 मीटर की दूरी हासिल की, जो स्वर्ण पदक जीतने के लिए पर्याप्त थी। पैरालंपियन धर्मवीर ने पुरुषों के व्हील चेयर डिस्कस चैंपियनशिप F51 में अपना दूसरा रजत पदक जीता। अजीत कुमार अमृतला पांचाल ने F52 वर्ग में कांस्य पदक जीता। महिलाओं की ट्रैक स्पर्धाओं में जयंती बेहरा ने 200 मीटर महिला फाइनल T46/47 में रजत पदक हासिल किया। इधर 15वीं इंडियन प्रीमियर लीग प्रतियोगिता कल से शुरू होगी। उद्घाटन मैच में वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई में मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इस बार के IPL में 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस की नई टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता में कुल 74 मैच खेले जाएंगे। खिताबी मुकाबला 29 मई को अहमदाबाद में खेला जाएगा। FSSAI ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इसके द्वारा सरलता से
FSSAI पंजीकरण का आवेदन किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस संघर्ष की झलक। आज हम गांधीवादी और स्वतंत्रता सेनानी उषा मेहता को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 25 मार्च 1920 को सूरत में हुआ था। बचपन से ही वे ब्रिटिश शासन से संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लेने लगी थीं। 1928 में 8 वर्ष की अल्पायु में उषा ने पहली बार साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। बालिका होने के बावजूद वे शराब की दुकानों के सामने विरोध प्रदर्शन किया करती थीं और गुपचुप विभिन्न पर्चे बांटा करती थीं। नमक सत्याग्रह के दौरान उषा समुद्र का पानी अपने घर लाई और उससे नमक बनाया। उषा ने 1939 में बम्बई के विल्सन कॉलेज से स्नातक शिक्षा प्राप्त की और कानून की पढ़ाई के लिए तैयारी करने लगी। लेकिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा के साथ ही उन्होंने पढ़ाई बंद करने और स्वाधीनता संघर्ष में शामिल होने का फैसला किया। 1942 के कांग्रेस अधिवेशन में उषा मेहता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल के ओजस्वी भाषणों को गुपचुप जनता तक पहुंचाती थीं। इससे उषा को सीक्रेट रेडियो स्टेशन चलाने की प्रेरणा मिली और उन्होंने विश्व के कोने कोने तक भारत की आवाज पहुंचाने में सहायता की। 14 अगस्त 1942 को उषा मेहता ने अपने सहयोगियों के साथ कांग्रेस रेडियो की पहली उद्घोषणा की। इस शो में उषा ने अंग्रेजी और हिंदी में न्यूज बुलेटिन्स पढ़े। हिंदुस्तान हमारा गीत के साथ शो आरंभ हुआ और अंत में वंदे मातरम बजाया गया। ब्रिटिश अधिकारियों की कड़ी निगरानी के बावजूद उनके रेडियो स्टेशन ने निडरता पूर्वक अंग्रेजों के दमन की खबर जन जन तक पहुंचाई। भूमिगत रहने के लिए उषा मेहता को बार बार अपना ठिकाना बदलना पड़ता था ताकि अंग्रेजों की नजरों से बची रहें। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने रेडियो स्टेशन की जगह कई बार बदली। 12 नवंबर 1942 को जब वे गिरगांव से शो संचालित कर रही थीं, तो पुलिस ने उषा मेहता और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। उषा को 4 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। 1946 में जब उषा को रिहा किया गया तो वे बंबई में रिहा होने वाली पहली राजनीतिक कैदी बनी। जेल से रिहा होने पर उषा मेहता ने कहा, मैं प्रसन्नता और गर्व के साथ जेल से वापस आई क्योंकि मुझे बापू का संदेश करो या मरो लोगों तक पहुंचाने का संतोष है और मुझे स्वतंत्रता के लिए इस योगदान पर गर्व है। 80 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 2000 को उषा मेहता का निधन हो गया। अपने देश के लिए लड़ने का उनका जोश और उत्साह सच्ची प्रेरणा है। महान वीरांगना को शत शत नमन। आज हम स्वाधीनता सेनानी वसंतराव लक्कनगौड़ा पाटिल का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 25 मार्च 1922 को कर्नाटक के बेलगांव जिले में हुआ था। पाटिल ने कोल्हापुर के राजाराम कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के कारण वे स्नातक की पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। वसंतराव को
डॉक्टर M.R. देसाई, आचार्य जावड़ेकर, N.S. हार्डिकर और बैरिस्टर खार्डेकर जैसे शिक्षकों से देशभक्ति और समाज सेवा की प्रेरणा मिली। कोल्हापुर में वसंतराव कट्टर स्वाधीनता सेनानी नाना पाटिल के संपर्क में आए, जिन्होंने स्वाधीनता संघर्ष में शामिल होने के वसंतराव के निर्णय को और मजबूती दी। नाना के मार्गदर्शन में वसंतराव आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों में संलग्न हो गए। इस कारण उनके छोटे भाई प्रताप राव की हत्या कर दी गई। छोटे भाई के निधन के दुख के कारण वसंतराव ने 1943 में कॉलेज छोड़ दिया और स्वाधीनता संघर्ष में अपने को समर्पित कर दिया। ब्रिटिश प्रशासन के अत्याचार के बावजूद वसंतराव ने और अधिक उत्साह के साथ गतिविधियां जारी रखी। वे क्षेत्र में मोस्ट वांटेड लोगों में शामिल हो गए और पुलिस ने उन्हें देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए। स्वतंत्रता के बाद V.L. पाटिल 1962 से 1967 तक संसद के सदस्य रहे। 1969 में वसंतराव कई बार कर्नाटक विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। उन्होंने 1989 तक विभिन्न मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी संभाली। वसंतराव को जीवन भर विभिन्न सामाजिक प्रयासों के लिए 2008 में इंदिरा गांधी सद्भावना नेशनल अवार्ड भी प्रदान किया गया। 9 दिसंबर 2012 को V.L. पाटिल का निधन हो गया। महान राष्ट्रवादी को नमन। इसके साथ ही आज की कड़ी यहीं संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल हों। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसमान साफ रहेगा। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, साथ ही हल्की वर्षा की संभावना है। उत्तर में जम्मू में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में दोपहर बाद के समय बादल छा सकते हैं। लेह और गिलगित में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इंफॉल, शिलांग, आइजॉल, कोहिमा, ईटानगर, गांगटोक और अगरतला में बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। और विशाल, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, योगी आदित्यनाथ के आज लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की खबरें सभी समाचार पत्रों में हैं। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, आज की शाम योगी की फिर सुबह। अखबार ने इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ के इन शब्दों को दिया है, बिना रुके बिना थके करूंगा काम। दैनिक भास्कर कहता है, योगी की शपथ, आज प्रधानमंत्री बनेंगे गवाह, मंदिरों में बजेंगे घंटे और घड़ियाल। जनसत्ता का कहना है, यूपी में फिर राज योगी। वीरभूम हिंसा मामले में तृणमूल कांग्रेस नेता गिरफ्तार, हिंदुस्तान की पहली खबर है। पत्र आगे लिखता है, ममता बनर्जी कड़े रुख के बाद कार्रवाई। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, 107 रक्षा उत्पादों के आयात पर अंकुश। पत्र के अनुसार देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने के मकसद से लिया फैसला। यूक्रेन रूस के विवाद में भारत द्वारा तटस्थ रहने की नीति जारी रखने को दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों ने लिया है। पत्र ने सुर्खी दी है, इस बार रूस के प्रस्ताव पर अनुपस्थित रहा भारत। बैंकों से जुड़ी धोखाधड़ी आदि हुई, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र के अनुसार चालू वित्त वर्ष की पहली 3 तिमाहियों में 650 करोड़ रुपए के फ्रॉड सामने आए। राजस्थान पत्रिका की पहली खबर है, तंबाकू उत्पादों की कमाई से भी बड़ा बोझ अप्रत्यक्ष धूम्रपान से। पत्र आगे लिखता है, भारत में सेकेंड हैंड स्मोकिंग के अध्ययन में सामने आई हैरान करने वाली सच्चाई। हिंदुस्तान सहित अधिकतर अखबारों में मद्रास हाईकोर्ट के इस वक्तव्य को दिया है, नए ग्रह खोजने के बजाय पृथ्वी को बेहतर बनाएं। पत्र ने न्यायाधीश की इस निराशा को भी दिया है कि मौजूदा समय में धरती के खराब होने की नई रफ्तार जारी है। हम जिन बारहमासी नदियों को कभी स्वच्छ जल के साथ बहते देखते थे, वे अब अपशिष्ट पदार्थ होने वाली नालों में तब्दील हो जाएं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री ने सिख बुद्धिजीवियों से मुलाकात की, पंजाब के समग्र विकास से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श किया। नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करेंगे। दिल्ली के तीनों नगर निगमों को मिलाकर एक नगर निगम बनाने संबंधी विधेयक आज लोकसभा में पेश किया जाएगा।
बिहार सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराने का निर्णय लिया। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज हैदराबाद में बेगमपेट हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया प्रदर्शनी का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।